गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लेसन 23 में। लेसन 23 में हमने जो श्वसन तंत्र की क्रियाविधि थी, श्वासन की कार्यप्रणाली, वो हमने पढ़ ली थी। अब आगे पढ़ते हैं श्वसन तंत्र में। हम मनुष्य में श्वसन तंत्र का अध्ययन कर रहे थे। इस लेसन में हमारा अगला टॉपिक है श्वसन संबंधी आयतन। श्वसन संबंधी आयतन, जिसे हम इंग्लिश में वॉल्यूम रिलेटेड रेस्पिरेशन कह देते हैं। ये क्या होता है? इसमें कुछ आयतनों की बात करेंगे जो हमें श्वसन को ग्रहण करते समय या श्वास को बाहर त्यागते समय में जो आयतन होता है हमारा वायु को ग्रहण करने का या त्यागने का, उन्हें हम श्वसन संबंधी आयतन कह देते हैं। जैसे कि देखिएगा, इसमें कुछ आयतनों की बात करेंगे। पहला जो आयतन है वो है ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन को हम इंग्लिश में टिडल वॉल्यूम बोल देते हैं, जिसको शॉर्ट में हम टीवी भी कह सकते हैं। ये क्या होता है? तो ज्वारीय आयतन होता है कि हम सामान्य श्वसन के समय, जब हम सामान्य श्वसन क्रिया कर रहे हैं, उस समय हम एक निःश्वसन में, एक निःश्वसन का मतलब एक बार जब हम वायु को ग्रहण करेंगे, तो उस एक निःश्वसन के दौरान जो फेफड़ों में वायु को भरेंगे, फेफड़ों में भरी गई वायु तथा यह बात करें हम एक उच्छ्वसन के दौरान फेफड़ों से निकाली गई वायु का जो आयतन होगा, उसे हम क्या कहेंगे? टीवी कहेंगे। मैंने ये कहा कि एक सामान्य श्वसन के दौरान जब हम निःश्वसन करेंगे, एक निःश्वसन, एक बार सांस को अंदर लेंगे, तो उस समय जो फेफड़ों में वायु भरेगी, या हम बात करेंगे एक बार हम जो वायु को बाहर निकालेंगे उच्छ्वसन के दौरान, तो उस समय जो निकाली गई वायु होगा उसका जो आयतन होगा वो कितना होगा? ज्वारीय आयतन कहलाएगा। और ये जो आयतन होता है इसका मान होता है 500 ml। यानी कि 500 ml जो वायु है ये हम एक निःश्वसन के दौरान ग्रहण करते हैं फेफड़ों में, और एक उच्छ्वसन के दौरान वापस बाहर निकाल देते हैं। अगर हम स्वस्थ मनुष्य की बात करेंगे, तो स्वस्थ मनुष्य जो होता है, इसमें जो वायु निःश्वसन व उच्छ्वसन की जो दर होती है, निःश्वसन व उच्छ्वसन की जो दर है वो कितनी होती है? तो आप बताना कि ये दर होती है 6000 से 8000 ml वायु प्रति मिनट। यानी कि एक मिनट में इतनी ml वायु को हम ग्रहण कर सकते हैं और वापस बाहर निकाल सकते हैं। मतलब कि एक मिनट में ग्रहण कर सकते हैं, फिर अगली मिनट में इतनी ही वायु को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा क्या? ज्वारीय आयतन। अब दूसरे आयतन की बात करते हैं, जिसका नाम है निःश्वसन आरक्षित आयतन, जिसे हम शॉर्ट में IRV कह देते हैं। इसको इंग्लिश में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होता है? तो जब हमने एक बार निःश्वसन के दौरान जो वायु है वो ग्रहण की, उसके बाद में हम थोड़ा सा बलपूर्वक और अधिक जो वायु है वो ग्रहण करते हैं। यानी कि वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो हम बलपूर्वक ग्रहण करते हैं, जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वसित कर सकता है। मतलब कि हम एक बार सांस ली, हमने ग्रहण की अंदर की ओर, और फिर हम और बलपूर्वक जोर लगा के और जो सांस ग्रहण करते हैं फिर भी, उसे हम क्या कहेंगे? IRV
कहेंगे। इसका जो मात्रा होती है, मतलब इसकी जो औसतन जो आयतन होता है, ये होता है 3000 ml। यानी कि 3000 ml जो है ये हम और अधिक बलपूर्वक श्वास को ग्रहण करने के लिए बलपूर्वक श्वास ग्रहण कर सकते हैं इतने आयतन की वायु को। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरी, उच्छ्वसन आरक्षित आयतन, जिसे शॉर्ट में हम ERV कहेंगे। इसे इंग्लिश में फुल फॉर्म होगी इसकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होगा, जैसे कि हम एक निःश्वसन के दौरान जो अतिरिक्त मात्रा बलपूर्वक ले रहे हैं, वैसे ही वायु आयतन की वह मात्रा जो हम क्या करेंगे, वायु आयतन की वह मात्रा जो बलपूर्वक क्या कर देंगे, बलपूर्वक बाहर निकाल देंगे, बलपूर्वक उच्छ्वसित कर देंगे, उसे हम क्या कहेंगे, ERV कहेंगे। यानी कि हमने जो वायु को बाहर निकाला एक उच्छ्वसन में, उसके बाद भी हम बलपूर्वक और अधिक वायु को बाहर निकालें उच्छ्वसन के द्वारा, तो वो ERV कहलाएगा। और इसका मान 1000 ml से 1100 ml होता है। ठीक है, ये हमने श्वसन संबंधी आयतन 3 पढ़े। नेक्स्ट आयतन पढ़ते हैं हम अवशिष्ट आयतन। चौथा जो आयतन है वो है अवशिष्ट आयतन। अवशिष्ट आयतन जो है इसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोल देते हैं, शॉर्ट में हम RV कहेंगे इसे। तो वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक उच्छ्वसित के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है, यानी कि हमने बलपूर्वक यानी हमने ERV भी कर लिया, उसके बाद में भी जो फेफड़ों के अंदर वायु की मात्रा रह जाती है, वायु का अतिरिक्त आयतन या वायु का वह आयतन जो उसके बाद में भी कहाँ रह जाता है, फेफड़ों में रह जाता है। हमने उच्छ्वसन के दौरान वायु को एक बार में बाहर निकाला, उसके बाद में बलपूर्वक बाहर निकाल दिया, और बलपूर्वक बाहर निकालने के बाद भी फेफड़ों के अंदर जो वायु का आयतन रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं, RV कहते हैं। और RV जो होता है इसका मान 1100 ml से 1200 ml के मध्य हो सकता है। तो ये हमने बात की आयतनों की। अब हम पढ़ेंगे श्वसन संबंधी क्षमताएं। नया टॉपिक है श्वसन संबंधी क्षमताएं, जिसे हम कैपेसिटीज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन बोलते हैं। कैपेसिटीज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। पहली क्षमता की बात करते हैं जिसका नाम है निःश्वसन क्षमता, जिसे हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोल देते हैं, शॉर्ट में IC बोल देते हैं। सुनिएगा ये क्या होती है। तो IC का मतलब ये होता है कि हम एक निःश्वसन के दौरान जो अधिकतम वायु की मात्रा ग्रहण करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, निःश्वसन क्षमता कहेंगे। वायु की अधिकतम मात्रा जो एक निःश्वसन के दौरान ग्रहण कर सकते हैं, एक निःश्वसन के दौरान ग्रहण की जाती है। देखिएगा, हमने एक निःश्वसन में जो वायु ग्रहण की उसे हमने ज्वारीय आयतन कहा था, प्लस उसके बाद में हमने बलपूर्वक यानी बल से हमने क्या किया था, बल लगाकर जो वायु वापस ग्रहण की थी उसे हमने IRV कहा था। तो इन दोनों के आयतन के बराबर क्या होगी, निःश्वसन क्षमता हो गया। यानी ये तो हो गया 500 प्लस ये कितना हो गया 3000 IRV, और ये टोटल कितनी हो गई 3500
ml, यानी एक निःश्वसन के दौरान हम 3500 ml वायु का आयतन जो है अधिकतम मात्रा जो है वो ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि 500 तो हम एक निःश्वसन में करते हैं और उसके बाद में बलपूर्वक हम कितनी कर सकते हैं, IRV कहते हैं 3000 ml कर सकते हैं। तो ये टोटल कितना हो गया 3500 ml। दूसरी बात करते हैं उच्छ्वसित क्षमता। उच्छ्वसित क्षमता की वही परिभाषा हो जाएगी, इसे EC बोलेंगे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। होगा क्या कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक उच्छ्वसन के दौरान बाहर निकाल सकते हैं, एक उच्छ्वसन के दौरान बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि हमने टिडल वॉल्यूम ज्वारीय आयतन के बराबर उच्छ्वसन के दौरान बाहर निकालेंगे। उसके बाद में क्या होगा, हम अत्यधिक मात्रा के साथ बलपूर्वक और भी वायु क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, ERV कहेंगे। तो इन दोनों के मात्रा के बराबर क्या हो जाएगा, उच्छ्वसित क्षमता EC हो जाएगी। ज्वारीय आयतन 500 था और ERV यानी बलपूर्वक हम कितनी श्वास और बाहर निकाल सकते हैं, तो वो 1100 थी और ये टोटल कितनी हो जाएगी 1600 ml, यानी कि इतनी जो आयतन है वायु का ये हमें एक उच्छ्वसन के दौरान बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद में हम तीसरी बात करते हैं क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता की क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता क्या होती है, इसे हम बोलते हैं FRC। क्या बोलते हैं, FRC। FRC क्या होती है, इसका पूरा नाम होता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसमें क्या होता है कि सामान्य उच्छ्वसन के बाद जो वायु की मात्रा फेफड़ों में बचती है, जिसे हमने RV कहा था, कि फेफड़ों में जो फेफड़ों में क्या होता है कि उच्छ्वसन के बाद भी जो वायु की शेष मात्रा रह जाती है, जिसे हमने RV कहा था, इसमें उच्छ्वसन आरक्षित आयतन यानी कि ERV, और अगर इसमें अवशिष्ट आयतन को जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगी, ये प्राप्त हो जाएगी। यानी कि हम RV और ERV को जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगी, FRC। यानी कि ये वह मात्रा है जो अवशिष्ट आयतन के रूप में शेष रह जाती है और जिसे हमें बाहर उच्छ्वसन ERV के रूप में, मतलब बलपूर्वक हम बाहर निकाल सकते हैं। उन दोनों के योग के बराबर क्या होती है, FRC। यानी कि ये टोटल कितनी हो जाएगी, ये टोटल हो जाती है 2300 ml। FRC का जो मान होता है वो कितना होता है, 2300 ml। ठीक है, तो ये हमने बात की, ये RV जो है ये 1200 है प्लस ERV जो है वो 1100 है और ये टोटल हो जाती है 2300 ml। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्षमता की बात करते हैं। नेक्स्ट क्षमता है हमारी 4th नंबर, जिसे बोलेंगे जैव क्षमता, जिसे विटल कैपेसिटी बोलते हैं या VC बोल देते हैं शॉर्ट में। ये क्या होती है, यह फेफड़ों में अधिकतम भरी गई व अधिकतम निकाली गई क्या होती है, जो वायु होती है उसका मान होता है। अधिकतम फेफड़ों में अधिकतम भरी गई व अधिकतम निकाली गई मात्रा, अधिकतम निकाली गई वायु की मात्रा। तो देखिएगा अधिकतम कैसे भरेंगे, पहले तो हमें टीवी के रूप में हम अंदर ग्रहण करेंगे और बाहर निकालेंगे, यानी ज्वारीय आयतन के रूप में कुछ वायु का आयतन ग्रहण कर सकते हैं 500 ml जो हमने बताया था, बात की थी, या ज्वारीय आयतन के बराबर ही हम उच्छ्वसन के दौरान वायु को बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा बलपूर्वक हम IRV के दौरान ग्रहण कर सकते हैं और बलपूर्वक ERV के दौरान हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो यानी इन तीनों के बराबर क्या होगी, VC का मान होगा, ये 500 होती है
ये हमने देखा था कितनी होती है, ये होती है 2500 ml प्लस ये होती है 1100 ml। तो ये टोटल हो जाती है, ये टोटल हो जाएगी 4600 ml। आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें जो ये टॉपिक हमारा, इसमें अगली जो क्षमता है इस टॉपिक में वो है फेफड़ों की कुल क्षमता। फेफड़ों की जो कुल क्षमता है इसमें हो जाएगा कि अधिकतम प्रयास के बाद में फेफड़ों में भरी जा सकने वाली अधिकतम वायु की मात्रा कुल फेफड़ों की क्षमता कहलाती है। हम अपना अधिकतम प्रयास करें, अधिकतम प्रयास के दौरान जितनी वायु हम फेफड़ों में भर सकते हैं, फेफड़ों में ग्रहण कर सकते हैं, फेफड़ों में ग्रहण कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम फेफड़ों की कुल क्षमता यानी कि TLC कहेंगे। TLC की पूरा जो नाम होता है वो टोटल लंग कैपेसिटी। देखिएगा इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें VC व RV जो है इसके बराबर क्या होती है, TLC होती है। VC और TLC जो होती है, VC और RV जो होती है इसके बराबर TLC होती है। और इसका मान कितना होता है तो आप बताएंगे 5800 ml होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे अब नए टॉपिक की जिसका नाम है मुख्य श्वसन विधि। हम कृत्रिम श्वसन का अध्ययन करेंगे और कृत्रिम श्वसन में हम पढ़ेंगे मुख्य श्वसन विधि। आपने देखा होगा जब पानी के अंदर समुद्र में या कहीं नदी में कोई डूब जाता है तो उसमें पानी भर जाता है और उसको बाहर निकाल के कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। या मान लीजिए हम ये कहें कि अगर उसका हृदय जो है वो हृदय स्पंदन जो है वो तो चल रहा है या हो रहा है, लेकिन श्वास जो है, श्वसन जो गति है ये क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों में हम कृत्रिम श्वसन देकर उस व्यक्ति की क्या बचा सकते हैं, जान बचा सकते हैं, उसको नया जीवन दान दे सकते हैं। हृदय स्पंदन तो क्या हो रहा होता है, चल रहा होता है, लेकिन श्वसन क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। ये कब होता है, जब कोई व्यक्ति के साथ में दुर्घटना होती है। दुर्घटना जैसे कि मान लीजिए वो डूब जाता है, डूबना, या फिर मान लीजिए विद्युत प्रघात मिलता है उसे, यानी कि करंट लग जाता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड या अन्य जो गैसें हैं, जो गैसें विषालुता फैलाती है, जो मतलब जिन गैसों से विष फैलता है, उन गैसों के संपर्क में आने से क्या होता है, ऐसा हो जाता है, हृदय स्पंदन चल रहा होता है लेकिन जो श्वसन दर है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों में हम क्या देते हैं, कृत्रिम श्वसन देते हैं। कृत्रिम श्वसन जो होता है इसकी सहायता से क्या होता है, जो श्वसन केंद्र जो होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, और जैसे ही ये सक्रिय हो जाते हैं तो सामान्य श्वसन जो है वो पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों में हमें कृत्रिम श्वसन जो है इनके द्वारा हमें व्यक्ति जो है उसको जीवनदान दे सकते हैं। हॉस्पिटल जाने से पहले ही उसका प्राथमिक उपचार के रूप में मुख्य श्वसन विधि जो है, ये ज़्यादातर कृत्रिम श्वसन में वैसे तो बहुत सी विधियां होती हैं, पर ये जो विधि है ये इजी भी है और सबसे सरल विधि है जो आजकल ज़्यादातर अपनाई जाती है, और इसको हर कोई अपना सकता है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति मुख्य श्वसन विधि जो है वो दूसरे व्यक्ति में दे सकता है। इसका जो कृत्रिम श्वसन देने का जो तरीका है वो कैसे होता है, तो इसके लिए कुछ बिंदु का अध्ययन करेंगे। इस विधि में क्या होता है कि हम रोगी जो है उसको सीधा लेटा देते हैं, और सीधा लेटाने के बाद में अपना एक हाथ तो उसके माथे पर रखते हैं और एक हाथ जो है उसके गर्दन के पीछे ले जाते हैं। उसके गर्दन को थोड़ा क्या करते हैं, ऊंचा उठाते हैं। ऊंचा उठाने से क्या होगा कि जो गर्दन होगी वो खिंच जाएगी,
और खींचने से जो जीवा गले के पिछले भाग से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। और जीवा जो है ये जैसे ही गले के पिछले भाग से अलग होगी तो जो श्वसन मार्ग है वो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। श्वसन मार्ग क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि जो माथे पर हाथ रखा था हमने, उस हाथ से क्या करते हैं, रोगी की जो नाक है उसको बंद कर देते हैं। और रोगी की नाक बंद करते हुए अपने मुख को उस रोगी के मुख पर इस प्रकार रखेंगे, अपने मुख को उस रोगी के मुख पर इस प्रकार रखेंगे कि कोई वायु अवकाश शेष ना रहे। और उसके पश्चात क्या करेंगे कि गर्दन वाला जो हाथ है हमें वैसे का वैसे ही रखना है उसी स्थिति में, ठीक है। गर्दन पे जो हाथ रखा है हमने, उसके बाद में क्या होगा, रोगी को 1 मिनट में लगभग 12 बार ज्वारीय आयतन से अधिक क्या देनी चाहिए, 2 गुनी हवा उसके मुख के अंदर, रोगी के मुख में हमें भरते रहना है। और बीच बीच में क्या करना है, मुख व नाक को खुला छोड़ना है, ताकि वो श्वसन क्रिया हो रही है उसमें या नहीं हो रही है ये चेक करने के लिए खुला रखते हैं, ठीक है। बीच बीच में हम जैसे एक बार श्वसन सांस दिया हमने, रोगी के मुख में वायु भरी, उसके बाद में हम देखते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो उसको सांस आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसलिए हम मुख जो है उसको खुला छोड़ देते हैं और इसी के साथ में जो नाक है उसको भी खुला छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार कृत्रिम श्वसन के द्वारा क्या किया जा सकता है, रोगी को पुनर्जीवन दान दिया जा सकता है। आजकल जो कृत्रिम श्वसन है इसके लिए कई प्रकार के यांत्रिक उपकरण भी आ गए हैं जिनका उपयोग हम कृत्रिम श्वसन देने के लिए कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस लेसन का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है श्वसन संबंधी रोग। श्वसन से संबंधित बहुत अधिक रोग हो सकते हैं अगर हमारी जो श्वसन प्रक्रिया है उसके दौरान हमने या तो प्रदूषित वायु को ग्रहण कर लिया हो, या सिगरेट के धुएं, धूम्रपान के धुएं को हमने ग्रहण कर लिया हो, या हम खुद धूम्रपान करते हों, तो उससे श्वसन से संबंधित क्या हो सकते हैं, रोग हो सकते हैं। पहला रोग हम पढ़ते हैं एस्थमा या दमा। बहुत ही खतरनाक रोग है जो वृद्धों के अंदर अधिकतर पाया जाता है। इस रोग में क्या होता है कि जो परागकण होते हैं, या मान लीजिए धूल के कण होते हैं, या खाद्य पदार्थ होते हैं, या फिर धुआं होता है, ठंड होती है, धूम्रपान हो सकता है, इनसे होने वाली एलर्जी के कारण होता है। मतलब इनसे क्या हो जाती है, इसको रोगी व्यक्ति को एलर्जी हो जाती है। इस रोग में खांसी आती है और श्वास लेने में क्या होती है, कठिनाई महसूस होती है। श्वास लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। और जब श्वास को लिया जाता है तो सीटी बजने की आवाज़ आती है। सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है, इसमें ध्यान रखना। सीटी बजने की आवाज़ आती है श्वसन क्रिया करते समय, यानी सांस जब तक वो लेगा तब तक क्या होगा, उसमें सीटी बजने की आवाज़ आएगी। ये जो रोग होता है इसमें श्वसनियाँ जो होती हैं, इन श्वसनियों में जो श्लेष्मा है वो बन जाता है, श्लेष्मा बन जाता है, या सूजन आ जाती है। सूजन आ जाने के कारण क्या होता है, श्वसनी का जो मार्ग होता है ये संकरा हो जाता है, और संकरा होने के कारण क्या होता है, श्वास लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है। इस रोग के उपचार हेतु हमें ब्रोंको डायलेटर या एंटीबायोटिक दवाइयाँ प्रयुक्त करनी चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इन दवाओं का अधिकतर उपयोग जो है वो हमें करना चाहिए। इसके आगे बढ़ते हैं हम और अगले जो रोग है उसकी तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है श्वसनी शोथ।
श्वसनी शोथ जो रोग है इसको हम ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं। इस रोग में क्या होता है कि जो आंतरिक श्वसनी की जो आंतरिक सतह होती है उस आंतरिक सतह पर सूजन आ जाती है। आंतरिक सतह पर क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। जैसे कि देखिएगा, जो श्वसनी है, इस श्वसनी की जो आंतरिक सतह है इस पे सूजन आ जाएगी। सूजन आने से जो मार्ग होगा श्वसन का वो क्या हो जाएगा? संकरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि अत्यधिक खांसी आती है, श्लेष्मा अत्यधिक स्रावित होता है, हरा पीला कफ आ जाने लगता है। ये इसके कुछ लक्षण है। हरा पीला कफ आने लगता है। इसमें भी श्वास लेने में क्या होने लगती है? कठिनाई महसूस होती है। यह रोग किसके कारण होता है? तो आप बताएंगे धूम्रपान के कारण होता है। धुआं जो होता है सिगरेट का, उस धुएं के अंदर अधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं जिनके कारण अधिक मात्रा में श्लेष्मा का निर्माण होता है। और इस श्लेष्मा के कारण क्या होती है? श्वसनी में सूजने आ जाती है। नेक्स्ट रोग की बात करते हैं जिसका नाम है वात स्फीति। वात स्फीति जो रोग है इसको एम्फीसेमा भी कह देते हैं। एम्फीसेमा जो रोग है यह भी किसके कारण होता है? अत्यधिक धूम्रपान के कारण होता है। जो व्यक्ति अत्यधिक धूम्रपान करता है उसमें जो फेफड़े होते हैं उसमें उत्तेजना उत्पन्न होती है, और उत्तेजना उत्पन्न होने से उनकी जो वायु कूपिका की जो भित्तियाँ होती हैं, वायु कूपिका की जो भित्तियाँ हैं वो क्या होने लगती है? धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। और फेफड़ों में वायु के स्थान जो होते हैं, यानी जो वायु कूपिका होती है, ये फैलकर क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। यानी वायु के जो अवकाश होते हैं ये क्या हो जाते हैं? वायु के स्थान फैलकर बड़े हो जाते हैं। और श्वसन सतह का जो क्षेत्रफल होता है, श्वसन सतह का क्षेत्रफल घट जाता है। और घटने के कारण जो स्योजी उत्तक होता है इसकी मात्रा बढ़ जाती है। स्योजी उत्तक की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और इसके कारण फेफड़ों की प्रत्यास्थता कम हो जाएगी और उच्च वसन यानी कि श्वास को बाहर निकालने में क्या होगी? कठिनाई महसूस होगी। श्वसन को बाहर निकालने में कठिनाई महसूस होगी। अत्यधिक कफ, श्वसनियों का संकरा हो जाना, सूजन आ जाना, इस प्रकार के लक्षण इसमें उत्पन्न हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रोग की ओर। नेक्स्ट रोग है न्यूमोनिया। ज़्यादातर घरों के अंदर बच्चों में न्यूमोनिया हो जाता है। न्यूमोनिया रोग जो है ये बच्चों में और वृद्धों में ज़्यादा होता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के कारण होता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो जीवाणु होता है, इस जीवाणु के द्वारा फेफड़ों में संक्रमण से क्या हो जाता है? यह रोग उत्पन्न हो जाता है। होता क्या है कि इस संक्रमण से कूपिकाएं जो होती हैं, वायु कूपिकाएं, वो मर्त कोशिका जो WBC होती है इसके मर्त होने से और जो तरल होता है इससे क्या हो जाती है? वायु कूपिका भर जाती है, जिससे फेफड़ों में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। और फेफड़ों में सूजन आने से क्या होता है? रोगी जो होता है इसे सांस लेने में क्या होती है? कठिनाई होती है। यह रोग बच्चों में, वृद्धों में होता है, ये मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं 5वें रोग की ओर जिसका नाम है फेफड़ों का कैंसर। फेफड़ों का जो कैंसर है ये भी धूम्रपान के कारण ही होता है। इसमें होता क्या है कि सिगरेट का जो धुआं होता है उसमें जो रसायन होते हैं वो कैंसरजनक होते हैं। सिगरेट के धुएं में जो रसायन होते हैं वो कैंसरजनक होते हैं। धुएं में श्वसनियों की उपकला में उत्तेजना होने लगती है। धुएं से क्या होने लगती है? जो श्वसनी होती है इसकी जो उपकला कोशिका होती है उसके अंदर उत्तेजना उत्पन्न होती है, और उत्तेजना होने से जो कोशिकाएं होती हैं वो अनियंत्रित विभाजन करने लगती है।
और विभाजन करने से क्या हो जाता है, गांठ का निर्माण हो जाता है, जिसे हम फेफड़ों का कैंसर कहते हैं। ये हमने कहा अध्ययन किया फेफड़ों के कैंसर का। लास्ट इसमें जो रोग है वो है सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस। ये दोनों ही रोग जो होते हैं वायु प्रदूषण के कारण होते हैं या ऐसी वायु को ग्रहण करने से होते हैं फेफड़ों में जो प्रदूषित हो। यह रोग जो पत्थर काटने की कारखाने होते हैं, पत्थर काटने के कारखाने होते हैं, या वे मजदूर जो पत्थर काटने का कार्य कर रहे हैं, तो पत्थर काटते समय वहाँ पे जो पत्थरों के जो कण होते हैं वो श्वास के साथ क्या हो जाते हैं, श्वास के साथ शरीर के अंदर फेफड़ों में चले जाते हैं, जिसके कारण कौन सा रोग होता है, सिलिकोसिस एस्बेस्टोसिस जो रोग है वो हो जाता है। इस रोग का कोई इलाज नहीं है, असाध्य रोग है। इसलिए हमें जब ये जो कार्य करते हैं श्रमिक, इनको श्वसन से बचने के लिए या इन पत्थर के टुकड़ों को श्वसन के दौरान अंदर जाने से रोकने के लिए मुंह पर कपड़ा वगैरह बांधना चाहिए, कोई मास्क वगैरह लगाने चाहिए, जिससे हमें कौन सा रोग नहीं हो, सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस रोग नहीं हो। इससे क्या होता है, जो फेफड़े होते हैं उसके ऊपरी भाग में सूजन आ जाती है और इसका कोई इलाज नहीं है, असाध्य रोग है। इसका इलाज एक ही है कि इन्हें रोग से होने से बचाव किया जाए, ये रोग होने ही नहीं दिया जाए। इससे संबंधित हमें क्या करना चाहिए, जो श्रमिक होते हैं जो ये कार्य करते हैं ऐसा पत्थर काटने वगैरह का, उन्हें अपने मुँह पर कोई कपड़ा वगैरह बांधना चाहिए, जिससे ये कण शरीर के अंदर फेफड़ों में नहीं जा सके। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट लेसन अगले वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट लेसन की।